नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा फादर स्टैन स्वामी की। जैसा हम जानते हैं, पिछले हफ्ते उनका निधन हो गया। वो 9 महीने से जेल में थे। झारखंड में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। 84 साल की उनकी उम्र थी। तमिलनाडु से आए थे और आप सोचिए कि तमिलनाडु से एक आने वाला आदमी झारखंड को अपना घर बना लेता है। उसकी कोई मजबूरी नहीं थी वहाँ जाना। उसने स्वयं चयन किया था। वो एक ईसाई पादरी थे और झारखंड में जाके आदिवासियों के बीच में उन्होंने लगातार काम किया। और वो कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए वहाँ नहीं गए थे। वो आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों को हासिल करने के लिए, उनकी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए वहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई। अभी भी एक मुकदमा झारखंड के न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने 4000 आदिवासियों को जो जेलों में है, झारखंड की विभिन्न जेलों में निर्दोष हैं, उन्हें किसी न किसी मामले में फर्जी रूप से फंसा के उन्हें जेल में डाला गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ऐसे 4000 से ऊपर आदिवासियों को चिन्हित करके झारखंड की विभिन्न जेलों में जो बंद हैं, जो निर्दोष हैं, ठीक उनकी तरह वो भी निर्दोष थे, वो जेल में बंद हुए। दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। और ये एक देखिए कितनी ताज्जुब की बात है कि जिस मामले में फादर स्टैन स्वामी को जेल में बंद किया गया, यानी कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को जो घटना हुई, और उसके पहले 31 दिसंबर 2017 को जो एल्गार परिषद की बैठक हुई, जिसका आयोजन उच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने किया था, न्यायमूर्ति कोलसे पाटिल और न्यायमूर्ति पीबी सावंत, जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो न्यायमूर्तियों द्वारा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्तियों द्वारा आयोजित एक बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ये आरोप लगा रही है कि हिंसा भड़काने की साजिश रची गई और पूरे देश भर से 16 लोगों को, जिनमें से कई फादर स्टैन स्वामी की तरह थे, जिनका न तो एल्गार परिषद की बैठक से कोई लेना देना था, न भीमा कोरेगांव की कोई बैठक से लेना देना था, उनको उसमें फंसाया गया। क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों के कटु आलोचक हैं। वो चाहे कोई भी सरकार हो जो आम लोगों के अधिकारों का हनन करती है, चाहे किसी भी दल की हो, ये सारे लोग उस तरह के हैं जो चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उनकी जो गरीब विरोधी नीतियां हैं, उनकी जो दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ उन्होंने लगातार बोला है, काम किया है, लिखा है, वकालत की है, पढ़ाया है, पत्रकार हैं, उनके मुद्दे उठाते रहे हैं, वकील हैं जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। ऐसे 16 लोगों को, और संस्कृति कर्मी हैं जो उनके लिए गाने गाते रहे हैं, नाटक करते रहे हैं, ऐसे 16 लोगों को देश भर से चुन के, जो सरकार की आंख की किरकिरी थे, उनको फर्जी तरीके से भीमा कोरेगांव के मामले में फंसा के उनको जेल में डाल दिया गया है। फादर स्टैन स्वामी को तो भीमा कोरेगांव क्या है, कहाँ है, क्यों उसके बारे में लोग बात करते हैं, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भीमा कोरेगांव के बारे में सुना ही नहीं था, जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना था, जब तक कि ये 2018 की घटना नहीं हुई और ये एक मुद्दा नहीं बना। तो भीमा कोरेगांव की हिंसा को भड़काने वाले, ये सबको मालूम है सार्वजनिक रूप से कि
वो एक मिलिंद, एक बोटे नाम का आदमी है और दूसरा संभाजी भिड़े नाम का आदमी है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए जिन लोगों के खिलाफ हिंसा हुई, यानी जो वहाँ दलित इकट्ठा थे, उनके जो जो समर्थक थे, जिसमें प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे जो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं भारत के, दलित अधिकारों के कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर रहे आईआईटी खड़गपुर में, गिरफ्तारी के समय गोवा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे, और जिन्होंने कॉरपोरेट दुनिया में भी काम किया है। आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने पढ़ाई की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वो उनकी पोती से उनका ब्याह हुआ है, यानी कि वो उनकी उनकी उनके एक तरीके से पोती के दामाद हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं। उसके आधार पे उन्होंने दलित अधिकारों के लिए काम किया है, दलितों के मुद्दों को उठाया है, संघर्ष किया है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे से लेके गौतम नौलखा, जो ईपीडब्ल्यू एक ऐसी एक शोध पत्रिका है जो पूरे दुनिया में जानी जाती है, भारत से निकलने वाली शायद ऐसी एकमात्र शोध पत्रिका है जो विश्व स्तर की है और जिसको पूरा विश्व जो जानता है। उसके संपादक रहे गौतम नौलखा, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लगातार उठाया अपने जीवन में, वहाँ पे लोगों के मानवाधिकार की बात की। सुधा भारद्वाज, जो अमेरिकी नागरिक होते हुए भारत में आई थी क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुई थी, उनके माता पिता वहाँ चले गए थे, वो चाहती अमेरिका में रह सकती थी। आईआईटी कानपुर से उन्होंने गणित में एमटेक किया, चाहती तो भारत के किसी श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान, शोध संस्थान में प्रोफेसर हो सकती थी। और छत्तीसगढ़ में जब वो वकालत कर रही थी विधि की पढ़ाई पढ़ने के बाद आदिवासियों के अधिकारों के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए, तो उनको जो नियुक्त होते थे न्यायाधीश, उनके प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता था। वो चाहती तो छत्तीसगढ़ में वो न्यायाधीश बन सकती थी। लेकिन इन सब पदों को, संभावित पदों को ठुकराकर वो एक आम कार्यकर्ती की तरह जमीनी स्तर पे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। वो जेल में है। शोमा सेन, जो नागपुर में पढ़ाती थी, वो जेल में है। महेश राव, जो 33 साल का नौजवान है, जो आदिवासियों के लिए काम कर रहा था गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, जो प्रधानमंत्री की फेलोशिप पे 2 साल तक उसने काम किया महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारियों के साथ। ऐसा महेश राव जिसके समर्थन में वहाँ की 300 ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किया है, आप उसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको जेल में डाला गया है। ये सारे लोग, अगर आप इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ये इस तरह के लोग हैं जिन्हें इस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन इन सब लोगों को जेल में डाल दिया गया। और फादर स्टैन स्वामी वरवरा राव के साथ सबसे वरिष्ठ लोगों में थे जो जेल में थे। 84 साल की उम्र में पार्किंसन के रोग से वो ग्रसित थे। वो अपना पानी का गिलास या चाय का कप पकड़ के उससे स्वयं पी नहीं सकते थे। उन्होंने जेल में जाते ही एक सिपर की मांग की थी, जो सिपर देने में भी जो विपक्षी हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी थी, उसने उस पर भी विरोध किया और उसमें भी न्यायालय को समय लगा वो उनको एक स्ट्रॉ दिलाने में, ताकि वो आराम से पानी पी सकें। और उसके बाद वो बीमार हुए, उनके इलाज में देरी हुई। वो कोविड से ग्रसित थे। ये तो जब वो बाहर अस्पताल में आए तब पता लगा। तो इसके लिए हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसने ज़बरदस्ती उनको जेल में रखा,
उनकी तबीयत ठीक न होते हुए भी, और एक तरीके से उनकी संस्थानिक हत्या हुई है, क्योंकि अगर वो जेल में नहीं होते तो शायद बेहतर इलाज से वो बच सकते थे, शायद कुछ और सालों जी लेते। लेकिन हमारी सरकार ने उनको जेल के अंदर मार डाला, और मरने के समय तो वो अस्पताल में थे, लेकिन थे तो वो कस्टडी में ही, तो राज्य की कस्टडी में थे, इसलिए ये हिरासत में मौत ही मानी जाएगी। और ख़ास करके राज्य द्वारा जो है उनकी मौत की गई है, उनकी उनकी हत्या की गई है, संस्थानिक हत्या का मामला है। और ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश में, इस देश के जो तमाम बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, इस तरह के लोगों को ये देश जेल में रखे हुए है। अगर ये लोग जेल से बाहर होते तो और कुछ नहीं तो लॉकडाउन के समय में आम जनता की सेवा का ही काम करते, जैसे हम में से बहुत सारे लोगों ने किया। हमसे बेहतर काम करते, क्योंकि ये बहुत काबिल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी क्षमता वाले लोग हैं। इन्होंने अपने जीवन में ऐतिहासिक काम किए हैं। फादर स्टैन स्वामी का काम अगर देखा जाए झारखंड में, एकदम शांति के साथ आदिवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो पत्थलगढ़ी आंदोलन था, जिसमें आदिवासी गांव ने ये कहा कि 5वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में है, उसके तहत उनके गांव में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता, वहाँ रहने के लिए कोई वहाँ व्यापार नहीं कर सकता, कोई वहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन नहीं कर सकता। इस तरह का जो आंदोलन था कि उनके गांव में उनका राज होगा, हमारे गांव में हमारा राज, एक स्वशासन की बात थी, आदिवासी गांव में स्वशासन की बात थी। उन्होंने ये भी अपने पत्थलगढ़ी आंदोलन में पत्थरों पे ये भी लिखा था, 5वीं अनुसूची का उल्लेख करते हुए, कि अन्य अधिकारों के साथ उनको ये भी एक अधिकार है कि उनके गांव में संसद और विधानसभा का कोई कानून लागू नहीं होगा, और वो चाहे तो अपने नियम कानून खुद बना सकते हैं। उसमें राज्यपाल की सहमति की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत होती है उसको लागू करने के लिए। लेकिन विधानसभा और संसद को छोड़ के भी आदिवासी इलाकों में नियम कानून बन सकते हैं। इस बात को पत्थलगढ़ी आंदोलन कह रहा था, वो कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहा था। वो संविधान के अंदर जो लिखा है, जिसको हमारे शासक दल मानने को तैयार नहीं है, उस बात को वो कह रहा था और उस बात को लागू करने का आंदोलन चला रहा था। ऐसे आंदोलन का साथ दिया था फादर स्टैन स्वामी ने। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, उन्होंने कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं किया था। वो इस देश के संविधान को उसकी भावना के साथ आदिवासी इलाके में लागू कराना चाहते थे, ताकि आदिवासी इलाकों में स्वशासन हो, ताकि आदिवासी अपने ज़िंदगी से संबंधित निर्णय खुद ले सके, ताकि आदिवासियों का जीवन स्तर उठ सके। इस प्रयास में वो थे। आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। ऐसे फादर स्टैन स्वामी को भारतीय लोकतंत्र ने उनको जेल के अंदर उनको मौत की सज़ा दी है। एक तरीके से ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है, हम सबको शर्मसार करने वाली ये घटना है। और हम उम्मीद करते हैं कि नागरिकों को कम से कम अब तो सचेत हो जाना चाहिए कि किस तरह की सरकार हमारे देश में है। ये बड़े एक विडंबना की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में जो G8 मुल्कों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें भारत में लोकतंत्र की दुहाई दी है, भारत में वैचारिक स्वतंत्रता और यहाँ पे विविधता की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र का डंका पीटते हैं, अपने देश के अंदर लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और उसका एक ये नमूना है फादर स्टैन स्वामी की हत्या, जिसपे संयुक्त राष्ट्र संघ की भी एक प्रतिक्रिया आई है, यूरोपीय संघ की भी प्रतिक्रिया आई है, और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी चिंता की बात है कि भारत के अंदर ये जो हो रहा है कि तमाम निर्दोष नागरिकों को, खास करके बुद्धिजीवियों को
जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जो भारत में हिंदुत्व का राज कायम करना चाहती है, उससे उनकी असहमति है। क्योंकि हिंदुत्व के आने के बाद भारत में लोकतंत्र बचेगा नहीं, और यहाँ तमाम जो सवर्ण हिंदू हैं उनको छोड़ के जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी, इस तरह के जो वर्ग हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, ये डर सबको है। इसलिए बहुसंख्यक भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जो अवधारणा है उससे सहमत नहीं है, और इसीलिए जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ वाला आंदोलन हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दलितों से संबंधित कानून को हल्का करने की बात रही हो, उस पर जो आंदोलन हुआ 2 अप्रैल को, 2-3 साल पहले, या फिर अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो ये देख रहा है कि किसानों की कीमत पे बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जिस तरह से कोविड के टीकाकरण अभियान में वो अभी भी दावा तो ये कर रहे हैं सबको मुफ्त वैक्सीन, लेकिन असलियत ये है कि 25% टीके अभी भी बेचे जा रहे हैं, सरकारी नीति के तहत बेचे जा रहे हैं। तो इस तरह की सरकार है जो लोकतंत्र को मानती नहीं, जो संविधान को मानती नहीं, और विदेश में जाके हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि देश के अंदर एक 84 साल के एक संत की जैसी कि जैसे स्तर वाले एक व्यक्ति को, जिसकी झारखंड में लोग मसीहा के रूप में जिनको मानते हैं, खास करके आदिवासी लोग, ऐसे एक देश के नागरिक की जेल के अंदर राज्य की हिरासत में उनकी मौत हुई है। और ये जो उनकी संस्थानिक हत्या है, ये इस पे अब इस देश के नागरिकों को सचेत हो जाना चाहिए, और इस देश में ये जो एक तानाशाही शासन आ गया है, इसको अब ख़त्म करने का समय आ गया है, ताकि इस देश में लोकतंत्र की बहाली हो। तमाम लोग जो जेलों में हैं, जिसमें 15 लोग अभी भी भीमा कोरेगांव मामले में जेल में हैं, 4000 आदिवासियों का मुकदमा तो स्वयं फादर स्टैन स्वामी लड़ रहे थे, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ, जिन लोगों ने दंगा भड़काया वो लोग तो जेल नहीं गए, लेकिन निर्दोष छात्र, नौजवान, नवयुवतियां जेल चले गए। तो ऐसे सारे लोग जेल के बाहर आने चाहिए, जो दोषी लोग हैं वो जेल में होने चाहिए। जब फादर स्टैन स्वामी का भीमा कोरेगांव से कोई लेना देना नहीं था, तो उनके खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज किया, उसकी पहचान होनी चाहिए। इस साजिश के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने फादर स्टैन स्वामी को जेल भेजा, वो फादर स्टैन स्वामी की हत्या के जिम्मेदार माने जाने चाहिए, और उनके खिलाफ राज्य को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार से हमको कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए हमें मालूम है कि हमें अपना ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में कुछ प्रदर्शन तो हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में कुछ और प्रदर्शन होने वाले हैं। 9 जुलाई की शाम को कानपुर में सेंट पैट्रिक चर्च में एक जनसभा है फादर स्टैन स्वामी की याद में, और 10 तारीख को लखनऊ में शहीद स्मारक पे दिन में 11 बजे से 4 बजे एक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। उपवास रखने वाले 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक का उपवास रखेंगे, लेकिन शहीद स्मारक पे 11 से 4 बजे के बीच में रहेंगे। तो जो भी नागरिक इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं हों, और इस लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार को जल्दी से जल्दी विदा करने के काम में वो जुट जाएं, और इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।